जीवों में श्वसन भाग 1। पहाड़ियों पर चढ़ना, दौड़ना या तैरना, ये सारी क्रियाएं आपने की होंगी। जब आप ये सब करते हैं तब आपको क्या महसूस होता है? हम शायद कुछ समय तक भोजन, पानी या नींद के बिना रह सकते हैं, लेकिन क्या हम सांस लिए बिना रह सकते हैं? श्वसन या सांस लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे जीवित रहने के लिए यह जरूरी है। इस वीडियो में आप श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए हम आपको हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के एक गांव में ले चलते हैं, जहां सुमन और मुन्ना रहते हैं। दीदी, पता है, आज जब मैं रामू चाचा की दुकान पर गया था तब मैंने वहाँ कुछ यात्री देखे। वे बहुत चिंतित लग रहे थे। क्यों? क्या हुआ था? दीदी, तुम जानती हो ना कि हमारे गांव में कुछ यात्री आए थे और वे उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे थे और रामू चाचा उनके लिए सब आयोजन कर रहे थे। याद आया? हाँ, याद आया। यह तो 3 दिन पहले की बात है। हाँ दीदी, लगता है उनमें से एक लड़का बीमार पड़ गया और वे लोग रामू चाचा से मदद लेने आए थे। उन लोगों को अपने शहर वापस जाना था। आपको क्या लगता है उस लड़के को क्या हुआ होगा? लगता है कि वह पहाड़ चढ़ नहीं पाया। आपने ठीक कहा दीदी। वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पता है मुन्ना, पहाड़ चढ़ना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए काफी मेहनत लगती है। हाँ दीदी, पहाड़ इतना ऊंचा जो होता है। सही कहा। वहाँ सांस लेने में मुश्किल होती है। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसका मतलब है कि पर्वतों पर या ऊंचाई बढ़ने से हम हांफते हैं। हाँ, सही कहा। दीदी, जब मैं दौड़ता हूँ, तेज चलता हूँ, नाचता हूँ, तब भी मैं हांफता हूँ। बच्चों, बगैर सांस के हम ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जब हम तैरते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं? मुन्ना, इधर आओ। तुमने पढ़ा ही है कि सभी जीव बहुत सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। हे मुन्ना, मैं कोशिका हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं अरबों की गिनती में मानव शरीर में रहती हूँ। तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो। मैं तो पोषण, परिवहन, जनन इत्यादि सभी कार्यों में भूमिका निभाती हूँ। दीदी हाँ, मैंने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। कोशिकाओं को पोषण, जनन इत्यादि काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तुम बताओ, जब तुम थकान महसूस करते हो, तुम क्या करते हो? मैं तो भोजन खाता हूँ दीदी। खाना खाने के बाद मुझे ताकत आती है। तुमने सही कहा। हम जब खाना खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये कैसे होता है दीदी? खाना खाने और ऊर्जा मिलने के बीच क्या संबंध है? मुझे समझाओ ना। अरे मुन्ना, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसमें क्या रहता है? ये कोशिका फिर से आ गई। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है और हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को सांस से बाहर छोड़ते हैं। सही कहा। यह ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाती है और मुझ तक पहुंचती है और यहाँ ऑक्सीजन भोजन को विभाजित करती है
और शरीर को ऊर्जा देती है। मुझे अब समझ आ गया कि खाना खाने से शरीर में ऊर्जा कैसे आती है। तुम्हें समझ आ गया? पता है, ऑक्सीजन भोजन को छोटे घटकों में बांट के हमें ऊर्जा देती है, यानी कि खाने को विभाजित करती है। इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। दीदी, क्या ऐसा कोई जीव है जो ऑक्सीजन के बगैर भी खाने को विभाजित करता है? हाँ, यीस्ट एक जीव है जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है और भोजन को विभाजित करता है। इस प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से अल्कोहल बनता है। दीदी, मुझे थोड़ी थकावट हो रही है। लगता है मेरे शरीर को ऊर्जा की जरूरत है। चलो, मैं कुछ खा लेता हूँ। चलो। बच्चों, जब लोग दौड़ते हैं, तैरते हैं या कुछ और काम करते हैं, उन्हें थकान तो महसूस होती ही है, लेकिन उनको भूख भी लगती है। ऐसा क्यों होता है? मुन्ना, पता है, श्वसन दर विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग होता है। जब हम आराम करते हैं, श्वसन दर अलग होता है। जब पैदल चलते हैं, यह दर अलग होता है, और जब हम दौड़ते हैं, यह दर बढ़ जाता है। मैं जब दौड़ता हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। इसके लिए भी एक कारण है। जब हम दौड़ते हैं, तब सांस बढ़ जाती है और हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है और ज्यादा ऑक्सीजन उपयोग होती है। इसकी वजह से खाना ज्यादा विभाजित होता है और अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। अच्छा, इसलिए हमें ज्यादा भूख लगती है। दीदी, ये सब समझाने के लिए धन्यवाद। बच्चों, हमने देखा कैसे ऑक्सीजन खाने को विभाजित करती है और मानव शरीर को कैसे ऊर्जा देती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जीवों में श्वसन भाग 2। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आपको पता है कि हमें दिन भर काम करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, यहाँ तक सोते समय भी ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत होती है? ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। पर भोजन से ऊर्जा कैसे मिलती है? सारे जीव श्वसन की प्रक्रिया से भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपनी छाती की तरफ ध्यान से देखिए, वो नियमित अंतराल में ऊपर और नीचे होती है ना? आपने सुना होगा कि श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। पर ये होता कैसे है? आइए हम इस वीडियो के पात्र राम और श्याम के साथ इस प्रक्रिया को समझते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. ये समझना कि हम सांस कैसे लेते हैं। ख. समझना कि श्वसन प्रक्रिया क्या है। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। श्याम, तुम मुझे हरा नहीं सकोगे। हाँ, मानता हूँ। चल, अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मेरी तो सांस ही फूल गई। थक गया क्या? वैसे मैं भी थक गया हूँ। देख राम, मेरी सांस कितनी तेजी से चल रही है। हाँ, अरे मेरी भी। हम दौड़ कर आए हैं ना, इसलिए हमारी सांस इतनी तेज है। चल, दौड़ लगाने से भूख भी लग गई, कुछ खा लेते हैं।
अब आराम करने से मेरी सांस धीमी हो गई और कुछ खाने से फिर से ताकत आ गई। हाँ, इसका मतलब है कि दौड़ने से या व्यायाम करने से हमारी सांस तेज हो जाती है। हाँ, और पढ़ते समय या सोते समय हमारी सांस धीमी हो जाती है। दोस्तों, आप बताइए, क्या आपने देखा है कि जब आप दौड़ते हैं या खेलते कूदते हैं तो आपकी सांस तेज हो जाती है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और श्वसन प्रक्रिया से अंदर ली हुई ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है। कितनी दिलचस्प है ये श्वसन प्रक्रिया। श्याम, पिछले साल टीचर जी ने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। चल एक चित्र बनाते हैं और देखते हैं कि हमें कितना याद है। मैं यहाँ ये पेड़ बना देता हूँ। याद है, हमने पढ़ा था पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसका इस्तेमाल ये पेड़ प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। हाँ, और हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देख राम, हम नाक से सांस लेते हैं और इस सांस की नली यानी ट्रैकिया से ये हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में जाती है। यह नाक है। यह सांस लेने की नली है जिसे ट्रैकिया कहते हैं और यह हैं फेफड़े। टीचर जी ने बताया था कि फेफड़ों के नीचे हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। क्या कहते हैं उसे? हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी को डायफ्राम कहते हैं। हाँ, डायाफ्राम। ठहर, मैं इस चित्र में डायाफ्राम भी बना देता हूँ। तेरे इस चित्र में तो फेफड़े बिल्कुल गुब्बारों की तरह दिख रहे हैं। गुब्बारों की तरह? आखिर फेफड़े गुब्बारों जैसे ही तो होते हैं। चल राम, घर चलकर एक प्रयोग करते हैं। कैसा प्रयोग? चल रास्ते में बताता हूँ। हम 2 गुब्बारे लेंगे और 2 पीने वाले पाइप यानी स्ट्रॉ। फिर उन दोनों पाइप को जोड़कर एक प्रयोग करेंगे। ये रहा सामान। चल शुरू करें। राम, अब हम इन दोनों पाइपों को ऐसे टेप से जोड़ देते हैं और इस तरफ दोनों छेदों की तरफ ये गुब्बारे लगा देते हैं और इस दूसरी तरफ के छेदों से हम हवा फूकेंगे। वो चित्र निकाल जो हमने बनाया था। ये हम इस चित्र पर चिपका देते हैं। राम, तुम इस तरफ से पाइप में से हवा फूको। अरे वाह श्याम, यह तो गुब्बारों में हवा भर रही है। कितना मजेदार प्रयोग है। हम भी ऐसे ही नाक से सांस लेते हैं और फिर हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है। सही बोले तुम राम। चल फिर से करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े इन गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े ऐसे ही पिचक जाते हैं। देख राम, ऐसे। क्या हुआ राम? सर्दी लग गई क्या? नहीं, लगता है कुछ कचरा चला गया मेरी नाक में। बच्चों, क्या कर रहे हो तुम दोनों? कुछ खा लो, भूख लगी होगी। माँ, हम छींकते क्यों हैं? बच्चों, हमारी नाक में कुछ बाल होते हैं
अगर हमारे आसपास की हवा से कुछ कचरा या मिट्टी के कण हमारी नाक में चले जाते हैं, तो तब ये बाल फिल्टर का काम करते हैं और छींकने की वजह से वो कचरा बाहर आ जाता है। अरे वाह, बिल्कुल एक छलनी की तरह। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी छींक आए तो अपनी नाक किसी रुमाल से अवश्य ढक लेना, नहीं तो आसपास के लोगों की नाक में भी वो कण प्रवेश कर सकते हैं। माँ, जब खाना इत्यादि बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं तो धुएं के कारण खांसी उठती है ना? हाँ श्याम, जब खाना इत्यादि बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं तो धुएं के कारण खांसी उठती है। वाहनों से भी तो कितना प्रदूषण होता है और इस प्रदूषण की वजह से कितने लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। सही कह रहे हो राम। दोस्तों, ऐसे और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वातावरण प्रदूषित होता है? हम सबको मिलकर प्रदूषण कम करने में मदद करनी चाहिए, तभी हम सब साफ हवा में सांस ले पाएंगे। आशा करती हूँ आप सब अब श्वास लेने की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। पर दोस्तों, जब हम तैरते हैं तब हम सांस कैसे लेते हैं? और पानी में जो जीव रहते हैं जैसे मछलियाँ, वे कैसे सांस लेती होंगी? चलिए अब इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। जल्द मिलते हैं। जीवों में श्वसन भाग 3। इस वीडियो का उद्देश्य है क. समझना है कि जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया क्या है। ख. समझना है कि जल में श्वसन कैसे होता है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि मनुष्य सांस कैसे लेता है और इस काम में नाक, फेफड़े, डायाफ्राम इत्यादि कैसे मदद करते हैं। मनुष्य की ही तरह अन्य जानवर भी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जानवरों की श्वसन प्रक्रिया को समझना है। आइए हम मध्य प्रदेश के एक गांव में चलते हैं जहां दीपक और रमेश रहते हैं। दीपक, मुझे घर साफ करने में मदद करो। मुझे दिवाली के लिए इतनी सारी तैयारियां भी करनी हैं। माँ, दिवाली के लिए अभी 15 दिन और हैं। मैं कुछ देर खेल कर आता हूँ, फिर आपकी मदद कर दूंगा। थोड़ी देर में जाना, काम तो हम सबको मिलके निपटाना है। माँ, ठीक है, बताओ क्या करना है। यहाँ देखो, इस कमरे में कितने कॉकरोच हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ओहो, यहाँ देखो, इस आटे के डिब्बे में भी 2-3 हैं। माँ, पता नहीं ये कैसे इस आटे में जीवित हैं। अगर मेरी नाक में कुछ भी चला जाए तो मुझे बहुत घुटन होगी। पता नहीं ये सांस कैसे ले रहे हैं और कैसे जीवित हैं। ये कॉकरोच भोजन के प्रति और नमी से भी आकर्षित होते हैं, इसलिए कॉकरोच रसोई घर और बाथरूम में अधिकतर पाए जाते हैं। चलो सफाई करते हैं। माँ देखो, यहाँ सफाई हो गई है। दीपक, चलो खेलने चलते हैं। अरे रमेश, तुम्हारे हाथ में तो मछली पकड़ने का कांटा है। चलो मछली पकड़ने चलते हैं। झील में तो बहुत कम मछलियाँ हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। रमेश, बहुत समय हो गया है, हम एक भी मछली को नहीं पकड़ पाए। अब तो मुझे भूख लग रही है। अरे रुको, लगता है मैंने एक मछली को पकड़ा है। हाँ, पकड़ लिया। ये तो तड़प रहा है,
इसे वापस पानी में छोड़ दो, नहीं तो मर जाएगी। बहुत समय के बाद एक मछली इस कांटे में फंसी और तुम उसे छोड़ने के लिए कह रहे हो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। आज जब मैं माँ के साथ सफाई कर रहा था तो कुछ कॉकरोच निकले। मैंने देखा कि वे कम हवा के स्थान पर भी जीवित थे। और अब देखो ये मछलियाँ कैसे पानी के बाहर आते ही तड़प रही हैं। चलो घर चलकर पता करते हैं ऐसा क्यों होता है। माँ, आपको याद है ना आज वो कॉकरोच कैसे आटे में भी जीवित घूम रहे थे? हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे कि कॉकरोच सांस कैसे लेते हैं और कॉकरोच, मेंढक इत्यादि जानवरों को हमारे जैसे फेफड़े होते हैं क्या? दीपक, यहाँ देखो, मछली के बारे में भी लिखा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर जल की सतह पर ऊपर क्यों आ जाती हैं और कभी-कभी ऊपर आकर पानी की फुहार भी क्यों छोड़ती हैं? रमेश, इधर देखो, यहाँ पढ़ेंगे कि कॉकरोच, मछली इत्यादि जानवर सांस कैसे लेते हैं। ये सब इतने छोटे जीव हैं। मुझे नहीं लगता कि कॉकरोच और मछलियों के फेफड़े होते हैं। मुझे यह तो पता है कि हाथी, बकरी इत्यादि जानवरों में फेफड़े होते हैं। देखो, यहाँ पर कॉकरोच के बारे में लिखा है। चलो पढ़ते हैं। देखो यहाँ केचुआ, मेंढक और मछली के बारे में भी लिखा है। देखो, अन्य कीटों की तरह कॉकरोच के बगल में छेद हैं, जिन्हें श्वास रंध्र या स्पाइरकल्स कहते हैं। इनमें से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और हवा इन छेदों से अंदर जाती है और ये वायु नालियों या ट्रेकियल ट्यूब्स द्वारा पूरे शरीर में जाती है। इन मनुष्यों को मेरे बारे में ज्यादा पता ही नहीं। आपको पता है, मैं 45 मिनट तक सांस लिए बिना रह सकता हूँ। मैं विकिरण या रेडिएशन और अत्यधिक ठंड से बच सकता हूँ। मेरा शरीर बहुत आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होता है क्योंकि मैं त्वचा से श्वसन करती हूँ। मैं जमीन पर और पानी में रहता हूँ। जब मैं जमीन पर रहता हूँ, मैं फेफड़ों से श्वसन करता हूँ और जब मैं पानी में रहता हूँ, तो मैं त्वचा से सांस लेता हूँ। वाह, ये कितने अद्भुत जीव हैं और इन सब ने जीवित रहने के लिए नलियों को अनुकूलित किया है। लेकिन मछली सिर्फ जल में रह सकती है। उसे हम अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो यह मर जाती है। हाँ, पर मछली के गिल होते हैं। हम मनुष्य जल में ज्यादा देर नहीं रह सकते क्योंकि जल में हम सांस नहीं ले सकते। कॉकरोच भी पानी में बहुत देर रह सकते हैं। ये गिल हमारे फेफड़े जैसे काम करते हैं ना? ये मछली को सांस लेने में मदद करते हैं। हाँ, यहाँ देखो, मछली के गिल पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता करते हैं। और इस चित्र को देखो, गिल्स मछली के सर के दोनों तरफ रहती हैं। मछली अपने मुंह से ऑक्सीजन युक्त पानी लेती हैं और इसे अपने गिलों तक पंप करती हैं। जब पानी गिल से गुजरता है, इसके अंदर रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। छोटे से छोटा कीड़ा या बड़े से बड़ा जानवर, सभी को जीवित रहने के लिए श्वसन करना जरूरी है, चाहे वह फेफड़े हो, त्वचा हो या गिल हो। हाँ, तुमने ठीक कहा। चलो अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है।
कल मिलते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो में अन्य जंतुओं के श्वसन के बारे में और जल में श्वसन के बारे में देखा। अगले वीडियो में पौधों के श्वसन के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं। जीवों में श्वसन, भाग 4। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको मनुष्य और जानवरों की श्वसन प्रक्रिया के बारे में जानकारी होगी, पर क्या इन सभी जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? आपने अध्याय 1 पादपों में पोषण के वीडियो में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जाना था। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं और बदले में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए ये समझते हैं कि पेड़ और पौधे कैसे सांस लेते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क पेड़ और पौधों में श्वसन की प्रक्रिया, ख पौधों की पत्तियां और जड़ें अलग-अलग श्वसन करती हैं। दीदी, क्यों ना आज हम दोनों आंगन में पेड़ के नीचे सोएं? नहीं रानी, दादाजी कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों दीदी? दादाजी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत मच्छर होते हैं? नहीं बुद्धू। अच्छा बता, पेड़ सूर्य के प्रकाश में कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। सही उत्तर। अच्छा तो बता कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पेड़ और पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया से वे अपने लिए भोजन बनाते हैं। हाँ, पर रात को तो सूर्य नहीं होता है, तो पेड़ प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, पर वे सांस तो लेते हैं ना? हाँ दीदी। पेड़ और पौधे रात को प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इसीलिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर हम रात को पेड़ के नीचे सोएंगे तो हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे। दीदी, पर इन पेड़ और पौधों की तो नाक नहीं होती, तो यह सांस कहाँ से लेते हैं? इधर आ, मैं तेरी नाक खींचती हूँ। पेड़ और पौधे प्रकाश संश्लेषण कहाँ से करते हैं? हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद जैसे रंध्र यानी स्टोमेटा होते हैं। वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अदला बदली होती है। हाँ, सही बोली तुम। तो पेड़ और पौधे इन्हीं स्टोमेटा की मदद से सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो अपनी छाती को नियमित अंतराल पर ऊपर और नीचे होते हुए देख सकते हैं, पर हम पेड़ और पौधों को सांस लेते हुए नहीं देख सकते। अरे चल रानी, एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग? कैसा प्रयोग दीदी? हम एक प्रयोग करते हैं और अंत में तुम ही बताना
कि तुमने क्या देखा और क्या समझा। चलो, तुम पेड़ से 2 हरी पत्तियां तोड़ लाओ। तब तक मैं एक कांच के कटोरे में गुनगुना पानी भर के रख देती हूँ। चलो, अब इन पत्तियों को इस कटोरे में डाल दो। अब हम इसको धूप में रख देते हैं और कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। क्या होने वाला है दीदी? मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है। ओहो, कुछ देर इंतजार कर। कुछ घंटों बाद दीदी, चलो, अब तो 2 घंटे हो गए। बाहर चलकर देखते हैं ना। चल, अब ध्यान से देख और बता कि तुझे क्या समझ आ रहा है। दीदी, मुझे यहाँ हवा के कुछ बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बुलबुले ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब है कि हरी पत्तियों में भी श्वसन प्रक्रिया होती है। इन पत्तियों ने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर ऑक्सीजन को बाहर निकाला है। अरे वाह, यह तो चमत्कार है दीदी। जो हम देख नहीं सकते, वह आपने इस प्रयोग के माध्यम से दिखा दिया कि पेड़ और पौधे भी श्वसन प्रक्रिया करते हैं। अब आप भी यह प्रयोग करने का प्रयास करना दोस्तों। तो क्या जैसे फेफड़े हमारी श्वसन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, वैसे ही पत्तियां पेड़ और पौधों की? रानी, पौधों में पत्तियां, जड़ें, तना और फूल भी श्वसन करने में मदद करते हैं। जड़ें? वे कैसे सांस ले सकती हैं? वे तो मिट्टी के नीचे दबी होती हैं। वहां तो हवा है ही नहीं। रानी, जड़ें मिट्टी के कणों के बीच जो हवा होती है, वह अंदर खींचती है। अच्छा, लगता है यह भी कोई चमत्कार है। अरे, तुझे याद है रानी, कुछ दिन पहले बाबा ने कुछ गमलों में फूल लगाए थे। हाँ दीदी, और उनमें से एक पौधा मुरझा गया था। मैंने उसमें कुछ ज्यादा ही पानी डाल दिया था। हाँ, पर पता है क्यों? अच्छा चल, अंदर से एक लोटा पानी ले आ। चल, अब इस पानी को यहाँ मिट्टी में डाल दे। दीदी, सारी मिट्टी गीली हो गई। हाँ रानी, ये देख, मिट्टी के ज्यादा गीले होने की वजह से उसमें जो हवा होती है, वहां भी पानी भर जाता है और फिर जड़ें वहां से हवा नहीं खींच पाती। अच्छा, और सांस नहीं लेने के कारण पौधे धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। हाँ रानी। अब मैं बहुत ध्यान से पौधों में पानी डाला करूंगी। तो देखा दोस्तों, पेड़ पौधे भी हमारी ही तरह श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। कितने आवश्यक हैं ये पेड़ और पौधे हमारे जीवन में। हम सबको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। दोस्तों, क्या आप लोग अपने क्षेत्र में पेड़ लगाने का अभियान शुरू करेंगे?